हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा से संबंधित मेंस का एक मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीएस पेपर 1 के साथ साथ जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 1 में करेंट अफेयर सेक्शन के तहत यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉप 26 की हाल ही में सम्मेलन हुई थी, सबमिट हुई थी, उससे संबंधित यह प्रश्न है। और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो सेक्शन 2 है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शन है, तो ज्योग्राफी में यह ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेटेड है और साइंस एंड टेक में भी यह ग्लोबल वार्मिंग से कभी कभी सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से यह सवाल जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को टेलीग्राम ग्रुप पे दिया गया था, वहां पर आप लोगों ने आंसर भी दिया, सबके रिव्यू दिया जा चुका है, उसी से संबंधित मॉडल आंसर है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे मेंस आंसर राइटिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शीघ्र ही आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो आज उसी का मैं आप लोगों के साथ मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? हाल ही में आयोजित कॉप 26 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए भारत की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धताओं को दर्शाइए। यह भी बताएं कि भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। प्रश्न जो है वह 3 सेक्शन में पूछे गए हैं। तो आंसर आपको कितने सेक्शन में देने हैं? 5 सेक्शन में, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले ऐड होगा और लास्ट में कंक्लूजन। तो आंसर आपको 5 सेक्शन में देने हैं। किन किन 5 सेक्शन में आंसर देने हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखने हैं। इंट्रो के बाद आपको बताना है कि आप जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि कॉप 26 जो हाल ही में सम्मेलन हुई है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, भारत की जलवायु परिवर्तन से के प्रति क्या क्या प्रतिबद्धताएं वहां निकलकर सामने आई, जिसे हम लोग पंचामृत के रूप में जानते हैं, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। फिर बताना है कि भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखते हुए आंसर को समाप्त कर देना है। तो आइए मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि पहला सेक्शन प्रश्न का है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक अगर जलवायु में परिवर्तन होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक अगर कहीं का वातावरण काफ़ी लंबे समय में चेंजेज होते हैं, दीर्घकालिक परिवर्तन वहाँ की वातावरण में देखने को मिलती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख वैश्विक समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए भारत सहित समस्त वैश्विक समुदाय, विश्व के विभिन्न राष्ट्र हों चाहे संस्थाएं क्यों न हो, वे सभी अपने अपने स्तर पर विभिन्न पहलें चला रही हैं। तो यह है हमारा संक्षेप में इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जलवायु परिवर्तन को परिभाषित किया और इसका हमने नींव रखा कि आगे किस प्रकार से कॉप 26 का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत सहित समस्त वैश्विक समुदायों के द्वारा विभिन्न पहलें की जा रही है। तो अब देखते हैं उन्हीं पहलों में से एक महत्वपूर्ण पहल है कॉप का आयोजन। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसका फुल फॉर्म है। तो हाल ही में कॉप 26 का सम्मेलन हुआ है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉप 26 की बैठक ग्लासगो में संपन्न हुई है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसकी 26वीं बैठक ग्लासगो में संपन्न की गई है। इस बैठक में विश्व के सभी राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक अनुसंधानों के अनुसार यदि कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर अनवरत जारी रही तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ सकता है। अतः ग्लासगो में विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्रों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट माना गया और निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाने पर सहमति बनी। अब प्रश्न है कि आखिर जो ग्लोबल समिट हुई अभी हाल ही में, जो वैश्विक सम्मेलन आयोजित की गई जलवायु परिवर्तन को लेकर, वह क्यों आयोजित की गई थी? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न जो रिसर्च किए गए हैं वो रिसर्च के डेटा के अनुसार यदि कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान
वर्तमान दर विभिन्न देशों में जो कार्बन उत्सर्जन जितने बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं उस दर को अगर बनाए रखते हैं विश्व के विभिन्न देश तो इस सदी के अंत तक आते आते वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि विश्व के लिए खतरे की घंटी का संकेत है। तो इसके लिए विश्व के सभी राष्ट्र जो हैं अलर्ट मोड में हैं और इसीलिए COP26 में जलवायु परिवर्तन दूर करने संबंधी प्रतिबद्धताओं को लेकर विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्रों के मध्य सहमति देखने को मिली है। अब है प्रश्न कि आखिर किन किन मुद्दों पर हाल ही में जो सम्मेलन हुआ COP26 उनमें चर्चा की गई। तो जो सबसे प्रमुख जो चर्चा का बिंदु रहा है वह मीथेन उत्सर्जन को लेकर रहा है। अभी तक जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं उनमें मीथेन उत्सर्जन भी एक प्रमुख कारक है, लेकिन इस पर अभी तक जो COP की समिट जो हुई थी 25 समिट जो हो चुकी हैं उस पर अभी तक कभी डिस्कशन नहीं हो पाया था। पहली बार मीथेन उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार कारकों के रूप में चिन्हित किया गया तथा सभी राष्ट्रों के द्वारा गैर बाध्यकारी ग्लोबल मीथेन शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि जो ग्लोबल मीथेन शपथ पत्र जो अभी हाल ही में तैयार किया गया COP26 में वह गैर बाध्यकारी है। वह हस्ताक्षर किए गए विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, जिसके अंतर्गत सभी देशों ने कहा कि 2030 ईस्वी तक अपने यहाँ मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करेंगे। यानी कि विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्रों के द्वारा जिन्होंने ग्लोबल मीथेन शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है उन देशों के द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2030 तक हम अपने देश में जो मीथेन उत्सर्जन हमारे द्वारा किया जा रहा है उसमें 30% की कटौती करने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही है COP26 समिट की। अब आते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह है वृक्षों की कटाई को रोकने एवं वृक्षारोपण करने। 2 लक्ष्य हैं, वृक्षों की कटाई को रोकना है और वृक्षों को लगाना है यानी वृक्षारोपण करना है। उसके लिए विश्व के 105 देशों ने ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज पर हस्ताक्षर किया है। वह संधि का क्या नाम है? ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। उस पर हस्ताक्षर किया है जिसका प्रमुख उद्देश्य है 2030 ईस्वी तक भूमि क्षरण और वनों की कटाई को रोकना। तो इस प्रकार से देखिए ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में वृक्षारोपण को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाई गई है वहां पर वैश्विक समुदाय के द्वारा, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा। इसके अलावा सभी सदस्य देशों के द्वारा कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को धीरे धीरे कम करने पर सहमति बनी है। समाप्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे अब कोयले का प्रयोग हम लोग कम करेंगे। अभी तक जो कोयले से थर्मल जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसके रेशियो में आने वाले समय में धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। विकसित देशों को प्रतिवर्ष जलवायु वित्त वर्ष में कम से कम $100 बिलियन जुटाने पर प्रतिबद्धता दर्शाई गई। हालांकि पहले भी जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समिट हुए हैं उसमें कहा गया है कि जो विकसित देश हैं उनका कर्तव्य बनता है कि विकासशील देशों को जलवायु वित्त में वे योगदान करें, लेकिन 2020 में अभी तक इसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी विकसित देशों के द्वारा यह प्रतिबद्धता वहां पर दर्शाई गई। 2050 ईस्वी तक नेट जीरो को सुरक्षित करना एवं तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने को लेकर सभी देशों ने सहमति जताई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहा वो यह है कि कोयला चालित विद्युत संयंत्रों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण समाप्त करना। यानी कि सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक भूभाग में कोयले संचालित जितने विद्युत संयंत्र हैं उसके लिए सार्वजनिक वित्त पोषण को समाप्त करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा यह हिंट देने की कोशिश की गई है कि हमारे द्वारा कोयले से संचालित जितने भी विद्युत संयंत्र हैं उसको वहाँ से ऊर्जा उत्पादन में हमारे द्वारा कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वह भारत एवं ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करने और सीमाओं के पार निर्बाध रूप से संचरण के लिए एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का शुभारंभ किया गया।
तो इसे आप याद रखें, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कंसेप्ट रखा गया है ग्लासगो कॉप 26 सम्मेलन में भारत और ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त रूप से। तो यह हमारा जो कॉप 26 का सम्मेलन जो हुआ उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। तो हमने देखा कि कॉप 26 के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वहां पर चर्चा की गई। अब प्रश्न है कि आखिर भारत की इसमें प्रतिबद्धता क्या रही है। भारत ने वहां जाकर भागीदारी में जलवायु परिवर्तन को कम करने में भारत ने अपनी किस प्रकार की प्रतिबद्धता को दर्शाई है। तो बिल्कुल भारत के द्वारा कॉप 26 में भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री ने उसमें भाग लिया और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 5 प्रमुख घोषणाएं की गई, जिसे पंचामृत का नाम दिया गया। और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत जो है वह काफ़ी ज़्यादा इस मामले में सीरियस है और भारत जलवायु परिवर्तन को कम करने को लेकर आज भी प्रतिबद्ध बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो 5 प्रमुख घोषणाएं की गई वे पंचामृत के रूप में जाने जाते हैं और उनमें कौन कौन से शामिल हैं। तो इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप लोग याद रखें, जब भी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आए तो इन 5 टर्म को आपको वहां पर डिफाइन करना होगा, जिनमें पहला है 2030 ईस्वी तक नॉन फॉसिल एनर्जी से 500 गीगावाट उत्पादन करेंगे। यानी कि भारत सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया कि वर्ष 2030 ईस्वी तक 500 गीगावाट का उत्पादन गैर जीवाश्म ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। 2030 ईस्वी तक 50% ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे। यानी कि अभी जितनी ऊर्जा की जो आपूर्ति की जा रही है उसकी 50% एनर्जी की जो आपूर्ति होगी वह 2030 तक आते आते सरकार का टारगेट रखा गया है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा से किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब इसमें शामिल होंगे। 2030 ईस्वी तक कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 ईस्वी तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जो 5वां लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है वह 2070 तक नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर रखा गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कॉप 26 को लेकर, कॉप 26 में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत सरकार के द्वारा 5 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को दर्शाया गया, जिसे पंचामृत के रूप में रखा जाना गया। और इस पंचामृत के रूप में नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य की प्राप्ति, कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना, कार्बन एमिशन के उत्पादन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और गैर जीवाश्म एनर्जी से, गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति, इन 5 सेक्टर पर सरकार के द्वारा केंद्रित किया गया और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत को एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर दर्शाने की कोशिश की गई। अब देखते हैं कि आखिर ये तो भारत सरकार के द्वारा 5 टारगेट फिक्स किए गए हैं, लेकिन क्या भारत सरकार जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए पहले से प्रयासरत है? तो बेशक भारत सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे पहल समय समय पर लिए जाते रहे हैं, जिसे कहा जा सकता है कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर एक वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में निखर कर सामने आया है। जिनमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण करना है। पेरिस समझौते के दौरान वर्ष 2015-16 के मध्य में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है, जिनमें आज विश्व के लगभग 102 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा वर्ष 2008 ईस्वी में 8 प्रमुख क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु कार्य योजना भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी। पीएम कुसुम योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, वहां पर भी सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके। पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए एलईडी बल्ब की आपूर्ति सुनिश्चित की गई ग्रामीण सेक्टर तक, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस समझौते के प्रति भारत सरकार ने प्रतिबद्धता समय समय पर दर्शाई है। ई व्हीकल सरकार के द्वारा
कई सेक्टर में आप देखेंगे कि बिहार में हो या फिर कई सारे डिपार्टमेंट है, भारत सरकार के कई सारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ई व्हीकल की विशेष प्रायोरिटी दी जा रही है। भारत स्टेज मानक बी, इसे शॉर्ट इंग्लिश में इसे BS कहा जाता है, भारत स्टेज मानक को। तो सरकार के द्वारा भारत स्टेज जो मानक है उसमें भी सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा, जैसे पहले BS 6 का प्रयोग होता था, तो अब BS 4 के प्रयोग की बात की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं कई सारे सेक्टर में भी इसमें जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में इससे भी पहल किए जा रहे हैं। ग्रीन रेटिंग वगैरह भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, जो राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति है वो आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो भी तटीय राज्य भारत में स्थित हैं, तो उन तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा के उपयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ाई जाए, तो इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति लॉन्च की गई है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ही नहीं, बिहार सरकार भी जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए बिहार सरकार भी प्रतिबद्ध है, और बिहार सरकार भी अपने कई सारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत जो ग्रीन कवर है बिहार में, उस ग्रीन कवर को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जैविक कृषि के लिए सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि जैविक कॉरिडोर निर्माण करने की बात भी की जा रही है। सरकार के द्वारा सौर पंप के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है, ताकि लोग सौर पंप का प्रयोग अधिक से अधिक करें और इसका जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 2 देखेंगे कि 7 निश्चय पार्ट 2 में सरकार के द्वारा अब ग्रामीण जो स्ट्रीट गांव में जो गलियां हैं, उन गलियों में भी सरकार के द्वारा सौर लाइट की व्यवस्था की बात की जा रही है, सौर लाइट। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल नीति लाई गई है। आप जानते हैं कि बिहार इथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार भी जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए किस प्रकार से प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार से न सिर्फ बिहार सरकार और भारत सरकार बल्कि विश्व के तमाम सभी राष्ट्र, वैश्विक समुदाय, वैश्विक संस्थाएं हो या फिर विश्व के प्रमुख राष्ट्र हो, सभी जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम हमें देखने को मिले हैं और सरकार के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा सहमति के जरिए कार्य किया जा रहा है इस दिशा में, तो निस्संदेह आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए निष्कर्ष के साथ आज के प्रश्न को समाप्त करते हैं। निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्या ने विश्व के लिए नवीन चुनौतियां पैदा की हैं, जिससे निपटने के लिए विश्व के समस्त राष्ट्रों के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें COP26 सम्मेलन उत्सर्जन को कम करने की दिशा से आशाजनक प्रतीत होता है। हालांकि प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन के स्तर पर भी अभी बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। विश्व के सभी देशों के द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से इस दिशा में पहल की जानी चाहिए। अगर विश्व के सभी राष्ट्र आपसी सहयोग के माध्यम से इस दिशा में पहल करते हैं तो आने वाले समय में हमें ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्रश्न का मॉडल आंसर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।